नमस्ते, मैं हूं दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से। जैसा कि आपको मालूम है, हम प्रीवियसली वेव्स चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखा पहले वो जाके देख लें। आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर से PYQs जो बने हैं उसके बाद उनको डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वेव से, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या हमने बात की थी, कौन सी होती है, यानी यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। पार्टिकल्स जो होता है वो उनके वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो अपने नेबरिंग वाले पार्टिकल को देता है, वो नेबरिंग वाले को देता है, और इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, और वो एनर्जी प्रोपेगेट हो जाती है किसी डायरेक्शन में। तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव, जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें क्या रेडियो वेव को रिक्वायरमेंट की मीडियम की जरूरत होती है, नहीं, क्योंकि रेडियो वेव्स आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम में जब हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तोड़ के, तो उसमें रेडियो वेव भी था। तो रेडियो वेव को नहीं होती है, लाइट वेव को नहीं होती है, ये भी क्योंकि उसी का स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। एक्स रेज को नहीं होती है। साउंड वेव को जाने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है, तो इसलिए साउंड वेव जो होती है वो कैसी होती है, मैकेनिकल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है, इनमें से एग्जाम्पल आपको बताना है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जिसमें पार्टिकल प्रोपिगेट करते हैं पैरेलल में। जिस डायरेक्शन में जा रही है वेव, उसी डायरेक्शन के पैरेलल में वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल्स। तो पैरेलल में वाइब्रेट किस में करें, देखो हमने दो तरह की वेव डिस्कस की है। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें पार्टिकल जो है वो पैरेलल में वाइब्रेट करते हैं प्रोपिगेशन के, और यहाँ पे प्रोपिगेशन के अगर परपेंडिकुलर में वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल तो वो होगी ट्रांसवर्स वेव। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो वो होती है साउंड वेव। ये तो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये ट्रांसवर्स होगी नेचर में। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी होती है, जैसे साउंड वेव होती है, जो क्या मैंने वो कुछ बोला, जो लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स है, उसने वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। वो वाइब्रेशन जब बाहर निकला, वो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिकल्स को मिला। वो पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, उसने अपने नेबरिंग वाले को दिया, वो पार्टिकल वाइब्रेट हुआ नेबरिंग वाले को, तो वो कैसे पैरेलली वाइब्रेट हो रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी साउंड वेव आपके पास। अगला जब हम बात करेंगे वो क्या है कि what do we call the distance between two consecutive compression of a sound। तो हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि कंप्रेशन होता है, एक रेयर फ्रैक्शन होता है। कंप्रेशन क्या होता है, जब एनर्जी निकली वाइब्रेशन की फॉर्म में, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिकल्स को मिली, उन पार्टिकल को एनर्जी मिली, वो आगे की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि एनर्जी की वजह से उनमें क्या आ गई, वेलोसिटी उनकी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने से वो आगे चले गए, और यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी कम हो गई और आगे पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो जहाँ पे ज़्यादा हो गई पार्टिकल की डेंसिटी, दैट इज कंप्रेशन, और जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो गया, जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो गई, वो रेयर फ्रैक्शन हो गया। तो ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के थ्रू ही वाइब्रेशन होती है, और उसके थ्रू ही जो वेव है वो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो क्या बोलते हैं दो कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को, कंप्रेशन को और रेयर फ्रैक्शन को जब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ की फॉर्म में, तो इस तरह से एक वेव बनती है। ये कंप्रेशन बन जाते हैं, ये रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा। तो दो कंप्रेशन के बीच में और दो रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं वेव लेंथ, जिसको एक ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना। और हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज वेव लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव और टू सक्सेसिव क्रेस्ट या तो ट्राफ, या फिर आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन, कि दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। अगला देखो, लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की कौन सी लेयर के द्वारा बड़ी बड़ी रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है। तो अर्थ के सरफेस पे बहुत सारी लेयर्स है, आपको मालूम है। तो उसमें जो 50 माइल से 400 माइल के डिस्टेंस पे है, वो है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में क्या होता है, सूरज की रोशनी से
जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है, इसमें जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होती है, वो खुद को डिकम्पोज कर देते हैं और एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना देते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मतलब आयंस, आयंस है तो इसीलिए इसका नाम है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर ही ऐसा आपके पास में एटमॉस्फेयर का लेयर है जो बड़ी बड़ी रेडियो वेव्स को जहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है और आपको ये कम्युनिकेशन, टीवी का जो फॉरकास्ट होता है, रेडियो जो आपका होता है ना, वो सब भी ये इस चलता है। एफएम जो होता है ना, एफएम और टेलीकम्युनिकेशन है ना, ये सब जो होता है ये करती है। तो ये कहाँ से, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक होता है रेडियो वेव से। Which of the following cannot travel in vacuum? वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्वात मतलब जहाँ पे कोई भी गैसेस प्रेजेंट नहीं है ना, कुछ भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे, जैसे कि स्पेस है ना, तो स्पेस में वैक्यूम होता है। तो आपको बोला है कि कौन सी इनमें से पास नहीं कर सकती है, तो लाइट पास कर सकती है स्पेस के थ्रू, है ना, वहीं से तो आ रही है यहाँ तक लाइट। हीट, देखो अब हीट दो तरीके से जाती है, एक तो जाती है वो पार्टिकल एनर्जी की फॉर्म में, पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल, है ना, एक जाती है वो रेडिएशन की फॉर्म में। तो तीन तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। एक होता है कंडक्शन, कंडक्शन होता है जो दो मीडियम एक दूसरे को फिजिकली टच में हो अगर एक दूसरे के, और यहाँ से जा रही है हीट और इसके पास जा रही है हीट, तो एनर्जी का ट्रांसफर ऐसे होगा, तो उसे बोलेंगे कंडक्शन। अगर एक दूसरे को टच करके फिजिकली, तो आपके पास में हीट का ट्रांसफर हो जाए। जैसे आग, अगर बर्तन पे आग लगा रहे हो तो हीट ट्रांसफर हो रही है। अगर आप कुछ अपने लोहे की चीज़ कहीं गर्म उस पर रख दी, है ना, तो वो गर्म आपको हाथ तक पीछे आती जाएगी वो गर्मी, तो वो क्या हो रहा है, वो कंडक्शन हो रहा है एक तरह से फिजिकल उसमें, है ना। फिर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में भी पार्टिकल की जरूरत होती है। कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे गर्म हवा है, ऊपर ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा कैसी होती है, भारी होती है, तो नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आप गर्मी, गर्म क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। जैसे आग मान लो आपके पास जली है, कहीं आग जली है, आग के नज़दीक वाले पार्टिकल गर्म हो जाते हैं, ये ऊपर की ओर चले जाते हैं क्योंकि लाइट हो जाते हैं, और ठंडे वाले नीचे की ओर आ जाते हैं। तो ये ऊपर जाके आप हाथ सेकते हो दूर से, तो आपको वो गर्मी लगती है। तो हीट का ट्रांसफर एक तरह से पार्टिकल के थ्रू भी हो रहा है विदाउट टचिंग। आपने कुछ टच नहीं किया, आपने हवा में रखे और पार्टिकल आपके पास लेके जा रही है। तीसरी होती है रेडिएशन, रेडिएशंस के थ्रू, और रेडिएशन को कहीं से जाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो हीट का ट्रांसफर भी हो सकता है वैक्यूम के थ्रू, अगर ये रेडिएशन की फॉर्म में जाए, है ना, तब हो सकता है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन अगर हो रहा तो वो तो वैक्यूम में नहीं हो सकता, पर रेडिएशन वैक्यूम में हो सकता है हीट का ट्रांसफर। साउंड वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकती, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कर सकती है। तो कैन नॉट पूछा है तो साउंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, कॉस्मिक रेज क्या होती है, आर चार्ज पार्टिकल, आर अनचार्ज पार्टिकल, कैन बी चार्ज एज वेल एज अनचार्ज, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है आर चार्ज पार्टिकल। कॉस्मिक रे जो होती है वो हाईली टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको कॉस्मिक रे, वो कॉस्मिक रेज बनाते हैं, है ना, एक तरह से आयंस प्रेजेंट होते हैं वो। तो ये कैसे होता है, चार्ज पार्टिकल होता है ये, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे सन में, तो वहाँ पे कॉस्मिक रेज होती है, या अर्थ के मतलब हमारे जो गैलेक्सी है उससे बाहर से जो कुछ आपके पास में आ जाती है वो कॉस्मिक रेज आ जाती है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल होता है हाई टेम्परेचर पे जो चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। Which of the following does not require medium? इनमें से किसको मीडियम की जरूरत नहीं है? अभी हमने बात की रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो अभी बात की कंडक्शन तो फिजिकल टच से हो रहा है, तो मैटर तो चाहिए ही पड़ेगा टच कराने के लिए, इतना ही होगा। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में भी पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है, हल्के वाले ऊपर जा रहे हैं जो एनर्जेटिक है, और भारी वाले जो कम एनर्जी वाले वो नीचे जा रहे हैं, तो एक तरह से ऐसा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कन्वेक्शन हुआ। रेडिएशन में किसी भी पार्टिकल कैसी भी जरूरत नहीं है, रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी है वो पास करेगी। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब हम डिस्कस किया कि सारी एनर्जी, लाइट वेव हो गई आपके पास में, उसमें जितनी विजिबल आ गई, इंफ्रारेड आ गई, अल्ट्रावायलेट आ गई, रेडियो वेव आ गई, माइक्रो इंफ्रा, ये सब का जो है आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी, है ना। अगला देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी होती है? देखो अगर आपको स्पेक्ट्रम याद रखने में मुश्किल है तो एक ट्रिक इसके लिए है, जो क्या है, रवीज मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, है ना, रवीज मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। तो ये होगी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। ठीक है, तो रवीज मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, याद रखना, ये ट्रिक इसको याद रखने की है। तो रेडियो के पास वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, गामा के पास वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा यहाँ पे है, वेवलेंथ सबसे कम यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपसे पूछा है सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो रेडियो वेव की होती है सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो ये दिया है। कई बार ये दिया भी नहीं होगा ना, तो आपको इनमें से देखना होगा, ये देखना होगा, ये देखना होगा, जो भी ऑप्शन में सूटेबल होगा कि इनमें से किसकी है सबसे ज्यादा। तो वैसे तो रेडियो वेव की है, इसकी तो सबसे ज्यादा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जी किसके पास सबसे ज्यादा होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो जितने जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा कम टाइम में ज़्यादा वाइब्रेशन को कंप्लीट कर रहा है, दैट उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर कम टाइम में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वो चल रहा है तो उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी आपको देखना पड़ेगा किसका ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? गामा का। अभी बताया, गामा इसमें कहीं दिया है नहीं, एक्सरे का उसके बाद, हाँ एक्सरे दिया है, तो एक्सरे होगा जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी इनमें से। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा, रवीज मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। Consider the following and arrange in increasing order of frequency. फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में इनको आपने लगाना है ना। तो फिर से लिख दो, रवीज मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ बढ़ रही है? यहाँ से यही तो बढ़ रही है। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी इसी क्रम में बढ़ रही है। तो आपको बोला है इनको लगाना है, एक्सरे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, है ना। तो रेडियो वेव सबसे पहले आ गया, सबसे छोटा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो सबसे छोटा, उसके बाद माइक्रो नहीं है, इंफ्रा है, तो तीसरा उसके बाद आ गया, इंफ्रा आ गया उसके बाद, तो सबसे पहले फोर्थ आ गया, फिर आ गया थर्ड, फिर विजिबल आ गया, तो मतलब सेकंड उसके बाद आ गया, और एक्सरे उसके लास्ट में आ गया, क्योंकि एक्सरे की ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो इस तरह से बढ़ गया एक्सरे। तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, Which one of the following is used to determine the structure of crystal? क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए किसको हम यूज करते हैं? गामा रेज को, एक्स रेज को, अल्ट्रावायलेट को, विजिबल को। तो गामा रेज एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए, शेप का पता लगाने के लिए आप यूज करते हैं एक्स रेज, है ना। जैसे बोन पे अगर एक्स रेज डालता है तो बोन का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। जैसे हम इमेजिनिंग के लिए एक्सरे करवाने हॉस्पिटल में जाते तो एक बोन की इमेजिनिंग आपको मिलती है, तो वैसे ही एक्सरे ही हम यूज करेंगे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए, है ना। तो ये होगा एक्सरे। अ रेडार विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट, है ना। रेडार जो कि एक एनिमी एयरक्राफ्ट कहाँ पे आपका है उसकी सही पोजीशनिंग आपको बताता है, कोऑर्डिनेट के साथ बताएगा, है ना। एक सिस्टम होता है रेडार, तो उसमें रेडियो वेव्स यूज होती है ना, रेडियो वेव्स यूज होती है, तो रेडियो वेव्स उसमें यूज होगी। ठीक है, रेडार क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, एक तो मतलब ज्यादा दूर तक भी ट्रेवल कर सकती है। तो कैसे करती है ये एक सिस्टम में लगा रहेगा, एक एयरक्राफ्ट में लगा है मान लो तुम्हारे, फिर वो चारों तरफ जाएगी, जिधर भी एयरक्राफ्ट कोई प्रेजेंट होगा वहां से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, जिससे वो पता लगाते हैं डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस दूर है, कोऑर्डिनेट भी, बल्कि किस कोऑर्डिनेट से रिफ्लेक्शन आया वो पता लगाएगा, इतने डिग्री पे तुमसे है प्रेजेंट कोई एनिमी एयरक्राफ्ट, है ना। तो रेडार का यूज होता है, रेडियो वेव्स जिसमें यूज होती है। रिमोट सेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम जब यूजेस कर रहे थे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी वेव्स आ रही थी उन सबके यूजेस किए थे, उसमें हमने पढ़ा था ये कि रिमोट सेंसिंग जो होती है वो कौन सी वेव्स यूज़ करती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो फॉर श्योर करती है, इनमें से तो कोई नहीं करती। रिमोट सेंसिंग तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही हमने पढ़ा है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सी पढ़ी थी? माइक्रोवेव। अगर ये भी ऑप्शन में, मान लो आपको ऑप्शन में दिया होता, आपको ऑप्शन में अलग अलग दी होती, गामा रेज दी है, रेडियो दी है, रेडियो विजिबल दी है और इंफ्रा दी है, तो क्या करोगे फिर कैसे करोगे? माइक्रो दिया ही नहीं है, तो आपको क्लोजेस्ट वाला करना होता है। रवि मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, तो आपको क्लोजेस्ट वाला, माइक्रो की सबसे क्लोज क्या है? इंफ्रा। ठीक है, तो इंफ्रा आएगा यहाँ पे। ठीक है, वेव्स यूजेस फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, इसमें भी माइक्रोवेव को यूज किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। वैसे कम्युनिकेशन के लिए, बड़ी बड़े दूर वाला कम्युनिकेशन, उसके लिए रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है, पर सिंस रेडियो वेव यहाँ पे दिया नहीं है, माइक्रोवेव्स हम लिखेंगे, क्लोजेस्ट वाला लिखेंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए जिनकी बड़ी बड़ी वेवलेंथ होती है ना, उन्हीं को यूज किया जाता है। तो सबसे बड़ी रेडियो वेव की होती है, उसके बाद माइक्रोवेव की होती है। ठीक है, तो बस ये थे कुछ क्वेश्चन जिनको प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपने नए लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।